जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत करता हूं आप सभी के अपने चैनल टारगेट सिलेक्शन में। साथियों, आज की इस वीडियो में एक ऐसे टॉपिक को यहां पर हम लोग देखेंगे जिस टॉपिक से साथियों क्वेश्चंस 101% बनता ही बनता है। इस अनुच्छेद वाले साथियों टॉपिक को आज इस क्लास में पूरा कंप्लीट कर देंगे। और अगर आप इस पीडीएफ को लेना चाहते हैं अनुच्छेद 101 से लेकर अनुच्छेद 395 तक के अनुच्छेदों को, तो साथियों डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको एक बार आप लोग ज्वाइन कर लेंगे, वहां मैं ये पीडीएफ डाल दूंगा। चलिए तो देख लेते हैं साथियों सुपर फास्ट तरीके से सभी अनुच्छेद जो आपसे परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो जो इंपॉर्टेंट है उनको हम लोग देख लेते हैं। तो साथियों अगर बात करें अनुच्छेद पहले वाले में, अनुच्छेद में क्या लिखा है, अनुच्छेद 1 में क्या लिखा है, तो भारत जो है ना साथियों ये राज्यों का संघ है, यानी कि राज्य अलग अलग राज्यों के संघ से ही भारत बना है। ये तो अनुच्छेद पहला वाला कहता है, अनुच्छेद 1 कहता है। उसके बाद दो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, दो एग्जाम में नहीं पूछा जाता है साथियों। वही अनुच्छेद यहां पर मैंने लिए हैं जो एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, प्रश्न आपके बनते हैं। अनुच्छेद 3 की जब हम बात करते हैं तो संसद के द्वारा किसी राज्य का नाम तथा नए राज्य का गठन या इसकी सीमा या नए नामों में परिवर्तन भी कर सकते हैं। यानी कि अनुच्छेद 3 में किसका जिक्र किया गया है कि किसी राज्य का नाम परिवर्तित कर सकते हैं, जो नए राज्य हैं उनका गठन किया जा सकता है या उनकी सीमा में बदलाव किया जा सकता है। अगर अनुच्छेद 5 की बात करते हैं, अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 ये सब नागरिकता से संबंधित हैं और अनुच्छेद 5 साथियों नागरिकता से ही संबंधित है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 12 की, तो राज्य शब्द की परिभाषा किस अनुच्छेद में है आपसे पूछा जाएगा, तो अनुच्छेद 12 में है। अनुच्छेद 14 की बात करें तो विधि के समक्ष समानता के बारे में कहा गया है, यानी कि सबके लिए विधि समान होगी। अनुच्छेद 15 की अगर बात करें तो इसमें धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध किया गया है, यानी कि मनाही की गई है। यानी कि कहा गया है कि भारत में कोई भी किसी भी व्यक्ति से धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता, मूल वंश के आधार पर नहीं कर सकता, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकता। चलिए उसके बाद देखिए अनुच्छेद 16 की अगर बात करें तो लोक नियोजन में समानता की बात कही गई है। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत किया गया है, यानी कि छुआछूत नहीं होगी, कि भारत में कोई व्यक्ति किसी भी व्यक्ति से छुआछूत से संबंधित नहीं, यानी कि अछुआ उसको अछूता उसको नहीं कह सकता, ये समझ लेना है आपको। अस्पृश्यता से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है, तो अनुच्छेद 17 है। अनुच्छेद 18 की अगर बात करें तो उपाधियों के अंत से संबंधित है। जब हम अनुच्छेद 19 की बात करते हैं तो बोलने की स्वतंत्रता से संबंधित है, अनुच्छेद 19। अनुच्छेद 20 साथियों अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण से संबंधित है और अनुच्छेद 21 में साथियों प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 21 के काम में प्रारंभिक शिक्षा का अधिकार के बारे में कहा गया है। साथियों बहुत ही तेजी के सामने से यहाँ पर सभी के सभी अनुच्छेद में आपको रिवीजन करवा देता हूँ। अनुच्छेद 22 की बात करें तो कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निरोध से संरक्षण की बात की गई है। अनुच्छेद 23 की बात करें तो मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है। अनुच्छेद 24 में साथियों 6 से 14 वर्ष के बच्चों को मुश्किल कारखानों में कार्य पर रोक लगाई गई, यानी कि जो भी 6 से 14 वर्ष तक के बच्चे होंगे वो जोखिम भरे काम नहीं करेंगे। अनुच्छेद 26 की बात करें तो धार्मिक कार्यों के प्रबंध की स्वतंत्रता के, जो भी अगर आपका धर्म है उससे संबंधित आप अगर कोई कार्य करना चाहते हैं तो उसकी छूट है। अनुच्छेद 29 की बात करें साथियों तो अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण करता है। अगर आपसे पूछा जाए अनुच्छेद 28 की बात करें, अनुच्छेद 29 की बात करें, तो दोनों ही अनुच्छेद अल्पसंख्यक से संबंधित हैं। उसके बाद देखिए शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार अनुच्छेद 30 में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 33 में इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों का बलों आदि को लागू होने में उपांतरण करने की संसद की शक्ति है, इसके बारे में लिखा हुआ है। अनुच्छेद 34 में जब किसी क्षेत्र में सेना विधि प्रवृत्त है तब इस भाग द्वारा प्रदत्त अधिकारों पर निर्बंध लगाने की बात कही गई है। अनुच्छेद 35 में साथियों इस भाग के उपबंधों को प्रभावी करने के लिए विधान की बात की गई है। अनुच्छेद 40 में ग्राम पंचायतों के संगठन की बात की गई है और अनुच्छेद 44 में नागरिकों के लिए एक समान सिविल संहिता की बात की गई है। चलिए अनुच्छेद बच्चों के लिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का उपबंध अनुच्छेद 45 में किया गया है। अनुच्छेद 48 में कृषि और पशुपालन का संगठन की बात की गई है। अनुच्छेद 48 के का में पर्यावरण का संरक्षण तथा संवर्धन और वन तथा वन्य जीवों की रक्षा की बात कही गई है।
अनुच्छेद 49 की अगर बात करें तो राष्ट्रीय महत्व के स्मारकों, स्थानों और वस्तुओं के संरक्षण की बात कही गई है। अनुच्छेद 50 की अगर बात करें तो न्यायपालिका तथा कार्यपालिका के पृथक्करण की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 की बात करें तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि की बात कही गई है। अनुच्छेद 51 के का की बात करें तो मौलिक कर्तव्य की बात कही गई है। अनुच्छेद 52 की बात करें तो भारत के राष्ट्रपति से संबंधित बात की गई है। और अनुच्छेद 53 में साथियों संघ की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात कही गई है। राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल की अगर बात करें यानी कि राष्ट्रपति को कौन कौन लोग चुनेंगे, ये सब साथियों अनुच्छेद 54 में है। और अनुच्छेद 55 में राष्ट्रपति के निर्वाचन की रीति की बात की गई है। अनुच्छेद 56 में राष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 57 में पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है। पुनर्निर्वाचन के लिए पात्रता के बारे में बताया गया है अनुच्छेद 56 में। 58 की अगर बात करें ना साथियों तो राष्ट्रपति निर्वाचित होने के लिए अर्हताएं, क्या क्या योग्यताएं, क्या क्या अर्हताएं होंगी राष्ट्रपति बनने के लिए, यह अनुच्छेद 58 में बताया गया है। राष्ट्रपति जो शपथ लेंगे या प्रतिज्ञान लेंगे वो अनुच्छेद 60 में बताया गया है। अनुच्छेद 61 में साथियों राष्ट्रपति पर महाअभियोग चलाने की प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। चलिए अनुच्छेद 63 की बात करें तो भारत के उपराष्ट्रपति के बारे में बताया गया है। उपराष्ट्रपति का राज्यसभा का पदेन सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति ही साथियों राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं, यह बात अनुच्छेद 64 में बताई गई है। अनुच्छेद 66 की अगर बात करें तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन का जिक्र किया गया है अनुच्छेद 66 में। अनुच्छेद 67 की बात करें तो उपराष्ट्रपति की पद अवधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 69 में उपराष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान के बारे में। और अनुच्छेद 72 में बहुत इंपॉर्टेंट है अनुच्छेद 72, राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति प्राप्त है साथियों, यह अनुच्छेद 72 में है, ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे। अनुच्छेद 74 की बात करें तो राष्ट्रपति को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, यह अनुच्छेद 74 में है। अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी का जिक्र है। और अनुच्छेद 77 में भारत सरकार के कार्य का संचालन का जिक्र है। अनुच्छेद 78 की साथियों अगर बात करते हैं तो राष्ट्रपति को जानकारी देने आदि के संबंध में प्रधानमंत्री के कर्तव्य की बात की गई है। अनुच्छेद साथियों 79 की अगर बात करें तो संसद के गठन की बात की गई है। अनुच्छेद 80 में राज्यसभा की संरचना की बात की गई है। अनुच्छेद 81 में लोकसभा की संरचना के बारे में बात कही गई है। और अनुच्छेद 85 में संसद का सत्र अवसान और विघटन की बात कही गई है। अनुच्छेद 93 की बात करें तो लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। अनुच्छेद 98 की बात करें तो संसद के सचिवालय की बात कही गई है। और अनुच्छेद 106 की बात करें तो संसद के सदस्यों के वेतन और भत्तों की बात कही गई है। अनुच्छेद 160 साथियों बहुत इंपॉर्टेंट है कि कुछ दशाओं में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की बात अनुच्छेद 108 में कही गई है, यानी कि राज्यसभा और लोकसभा के संयुक्त बैठक की बात साथियों अनुच्छेद 108 में कही गई है। उसके बाद देखिए साथियों कि अनुच्छेद 110 में धन विधेयक की परिभाषा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 117 में वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 124 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना और गठन के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 125 में न्यायाधीशों के वेतन की बात कही गई है। और अनुच्छेद 129 में उच्च न्यायालय के, सर्वोच्च न्यायालय कह सकते हैं, उच्चतम न्यायालय कह सकते हैं, तो उच्चतम न्यायालय के अभिलेख न्यायालय है, यानी कि उच्चतम न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय है, एक रिकॉर्डेड न्यायालय है, इसकी बात अनुच्छेद 129 में कही गई है। अनुच्छेद 137 में साथियों निर्णयों या आदेशों के उच्चतम न्यायालय द्वारा पुनर्अवलोकन की बात कही गई है। अनुच्छेद 143 में उच्चतम न्यायालय से परामर्श करने की राष्ट्रपति की शक्ति है, इसकी बात कही गई है। और अनुच्छेद 148 में भारत का एक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक होगा, इसकी बात अनुच्छेद 148 में कही गई है। अनुच्छेद 143 की अगर बात करें साथियों, अनुच्छेद 153 की बात करें तो राज्यों के राज्यपाल की बात कही गई है। अनुच्छेद 155 में राज्यपाल की नियुक्ति के बारे में। और अनुच्छेद 156 में राज्यपाल की पद अवधि के बारे में। और अनुच्छेद 157 में राज्यपाल नियुक्त होने के लिए जो अर्हताएं हैं उनके बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 159 की बात करें तो राज्यपाल द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाएगा। अभी आपने देखा राष्ट्रपति द्वारा शपथ या प्रतिज्ञान लिया जाएगा। अब आप लोग देख रहे हैं अनुच्छेद 159 राज्यपाल शपथ लेगा या प्रतिज्ञान लेगा। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी, इसका जिक्र अनुच्छेद 63 में किया गया, 163 में। अनुच्छेद 168 में राज्यों के विधानमंडलों के गठन के बारे में कहा गया है। और अनुच्छेद 169 में साथियों राज्यों में विधान परिषदों के उत्साधन या सृजन की बात कही गई है। अनुच्छेद 178 में विधानसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष की बात कही गई है। अनुच्छेद 182 में विधान परिषद के सभापति और उपसभापति की बात कही गई है, ये बात भी आपको ध्यान रखना है। चलिए
अनुच्छेद 214 में राज्यों के लिए उच्च न्यायालय की बात की गई है कि हर एक राज्य में उच्च न्यायालय होगा। अनुच्छेद 217 में उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति और उसके पद की शर्तों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 233 की बात करते हैं तो जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 243 के क में ग्राम सभा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 243 के ख में पंचायतों की संरचना के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 243 के थ में नगर पालिकाओं के बारे के गठन के बारे में बताया गया है। तो साथियों सभी क्वेश्चन जो भी अनुच्छेद से संबंधित बनते हैं उन सभी क्वेश्चंस को आज की इस क्लास में देख लेंगे और ये एक वीडियो साथियों हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगी। अनुच्छेद 244 की बात करें तो अनुसूचित क्षेत्रों और जनजाति क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित जानकारी है। अनुच्छेद 262 में अंतरराज्यीय नदियों या नदी के जल संबंधी विवादों के बारे में साथियों यहाँ पर है। उसके बाद अगर बात करें अनुच्छेद 263 की तो अंतरराज्यीय परिषद के संबंध में उपबंध बताए गए हैं। अनुच्छेद 266 की बात करें तो भारत और राज्यों की संचित निधियों और लोक लेखे से संबंधित बात की गई है। अनुच्छेद 267 की बात करें तो आकस्मिक निधि के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 280 की साथियों बात करें तो वित्त आयोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 315 की अगर बात करें तो संघ और राज्यों के लिए लोक सेवा आयोग होगा, इसके बारे में भी बताया गया है। अनुच्छेद 229 की बात करें तो निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप के। अनुच्छेद 332 में राज्यों की विधानसभाओं में अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थानों के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 338 में राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 338 के क में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के बारे में बताया गया है। अगर बात करें अनुच्छेद 339 में तो अनुसूचित क्षेत्रों के प्रशासन और अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के बारे में संघ के नियंत्रण के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 340 की अगर बात करें तो पिछड़े वर्गों की दशाओं के अन्वेषण के लिए आयोग की नियुक्ति की गई है। अनुच्छेद 341 में अनुसूचित जातियों के बारे में बताया गया है और अनुच्छेद 342 में अनुसूचित जनजातियों के बारे में बताया गया है। पूछा जाएगा संघ की राजभाषा से संबंधित कौन सा अनुच्छेद है तो 343 है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अनुच्छेद 345 की बात करें तो राज्य की राजभाषा या राजभाषाओं से संबंधित है। अनुच्छेद 351 में साथियों हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिए गए हैं। अनुच्छेद 352 में आपातकाल की उद्घोषणा के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 356 में राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल हो जाने की दशा के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 360 की बात करें तो वित्तीय आपातकाल के बारे में उपबंध दिए गए हैं। अनुच्छेद 368 की बात करें तो संविधान के संशोधन करने की संसद की शक्ति और उसके लिए प्रक्रिया के बारे में बताया गया है। अनुच्छेद 392 की अगर बात करें तो कठिनाइयों को दूर करने की राष्ट्रपति की शक्ति के बारे में बताया गया है। ये सारे के सारे साथियों अनुच्छेद आपको ध्यान रखना है। तो अगर आपको ये PDF लेना है साथियों तो वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए और चैनल को अवश्य सब्सक्राइब कीजिए और शायद हो सके तो मैं टेलीग्राम का लिंक दे दूंगा, अगर हो सका तो वहां से आप लोग जाकर इसको डाउनलोड कर सकते हो। तो साथियों हम लोग मिलते हैं आने वाली वीडियो में। जय हिंद साथियों।